एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एवं एससी एसटी के उपजातीय में वर्गीकरण और बी पेशा कानून पर चर्चा के लिए विक्टर कुमार माल्टो ने प्रतिनिधि मंडलों के साथ विस्तार रूप से चर्चा कर लोगों को जागरूक और शिक्षित होने की बात रखी। डॉक्टर सहदेव राम ने कहा कि एकजुटता के साथ एससी एसटी की कानून संबद्ध कार्य करने की जरूरत है। एससी एसटी ओबीसी लोगों के साथ एक बैठक आपका चल रहा है, किस मुद्दा के लेकर से आपकी बैठक रखी है? आज की जो बैठक है ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच एवं एससी एसटी ओबीसी नेशनल फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। किस मुद्दा को लेकर से? इस मुद्दा यह है एक संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 और एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। अभी चूंकि पी पेशा एक ज्वलंत मुद्दा है, अभी 19 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई है। सरकार को अपना पक्ष रखना है कि किन कारणों से माननीय हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद अधिनियम 1996 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका, इसके कारण से राज्य सरकार को बताना है। तो राज्य सरकार अभी तक नहीं बता पाई है, यह सरकार का पक्ष है। हम लोगों का यह पक्ष है कि पी पेशा की धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4O और धारा 5 के अनुसार अविलंब अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वशासी जिला परिषद और आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना हेतु अविलंब अधिसूचना जारी करें। अभी सर 2 दिन पहले पेपर में आया था कि मार्च बाद अधिसूचना चुनाव का पंचायत का नगर परिषद का होने जा रहा है, इस पर लेकर क्या सर? और आप लोग पी पेशा को लेकर एक अलग से बैठक करते हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि माननीय संसद को पी पेशा अधिनियम 1996 गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके माध्यम से समाज के लोगों को हम बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन लाने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों पर क्रमशः पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक लगाई है। उसके बाद माननीय संसद ने अनुच्छेद 243(m)(4)(b) के तहत एक विशेष कानून बना करके पी पेशा अधिनियम 1996 का निर्माण किया, जो अनुसूचित क्षेत्रों में हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, कस्टमरी लोग को सुनिश्चित करने के लिए, बचाने के लिए कार्य करें। सर, अभी जिस तरह का पी पेशा की बात मुद्दा पे चला था, तो झारखंड में पूरा देश की मामला है। देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है और किसी भी राज्य ने संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू नहीं कर पाया है, बल्कि ये कहेंगे सभी 10 राज्यों ने अनुच्छेद 243(m)(1) और अनुच्छेद 240(z)(c) का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों पर सामान्य पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं की व्यवस्था को लागू कर दिया है। यही वजह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और स्वच्छ प्रशासन का अभाव हो गया है और इन क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, कुपोषण, मानव तस्कर और नक्सल जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। सर, अभी एससी एसटी ओबीसी का जो भी संसद है, इस मुद्दा को लेकर पार्लियामेंट में अभी एक भी शब्द नहीं निकलता है। सर, ये बातें तो सांसद महोदय बोल पाएंगे ना। सांसद महोदय की बात को हम कैसे आपको बता सकते हैं? उनसे पूछी जानी थी। अगला कदम क्या है सर झारखंड? अगला कदम तो हम लोगों ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दिया है। अभी 19 मार्च को माननीय कोर्ट में सुनवाई है। हम तो अपनी बात को मजबूती के साथ रखे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अविलंब 6 शेड्यूल के पैटर्न पर स्वशासी जिला परिषद, आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना की जाए, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग और दूसरे सवर्ण जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। यहाँ पंचायत राज व्यवस्था ला करके समाज को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसका जीता जाता उदाहरण यह है कि समाज का ओबीसी वर्ग
इस पी पैसा कानून को काला कानून बताता है, जबकि 6 शेड्यूल पैटर्न के तहत 187 जिला परिषद हो जाने से ओबीसी लोगों का भी यहाँ प्रतिनिधित्व होगा और उनका भी सामाजिक आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो सकेगा। कहीं न कहीं लोगों में एक डर है कि अगर पी पैसा लागू हो जाएगा तो जो स्वर्ण जाति जो इस तरह का जो है उन लोग कहीं न कहीं बेदखल हो जाएंगे राजनीति, जिनका जो है अपना एक पैटर्न को बना के रखे हुए हैं कि जो 85 पे 15 जो हावी है वो कहीं उनका हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ सोचा। 85-15 की बात नहीं, 13 जो अनुसूचित क्षेत्र जिला है वहाँ अनुसूचित जनजाति और दूसरे मूलवासी लोग भी निवास करते हैं सैकड़ों वर्षों से, ठीक है। तो यहाँ जो 6 शेड्यूल पैटर्न बनेंगे तो उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ सुनिश्चित किए जाएंगे, इसलिए उनको सही बात कभी भी नहीं बताई गई है। पी पैसा 1996 बताया जाता तब ना वो समझ पाते। यहाँ तो पी मैंने प्रोविजंस भी हटा दिए गए हैं, साल 1996 भी हटा दिए गए हैं और पूरे समाज को लोगों ने गुमराह कर दिया गया है। और ये फर्जी आंदोलन चला करके, पैसा आंदोलन चला करके पूरे अनुसूचित जनजाति और मूलवासी समाज को अंधेरे में रख करके जमीन लुटेरों को, खनिज लुटेरों को, नौकरी लुटेरों को, विकास की राशि लूटने वाले को और डीएमएफटी और टीएसपी फंड के पैसे लूटने वाले को ये फर्जी आंदोलन चला करके उन्हें मजबूती प्रदान कर रही है। सर, यहाँ पे सरकार पिछड़ा वर्ग रहा, आदिवासी समाज रहा, लेकिन इस तरह का मुद्दा को लेकर के नजरअंदाज करते रहा, ऐसा क्या सर? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, समाज में या समाज को भ्रष्टाचारियों से खतरा नहीं है। समाज को खतरा तब उत्पन्न होता है जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। और झारखंड में भी कुछ वैसे स्थिति बनी कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की अनदेखी हुई, इन्हें हाशिए पर रखा गया, इसलिए राज्य सरकार को बौद्धिक ताकत नहीं मिल पा रही है। यह बात अलग है कि संख्या बल के आधार पर ये लोग मंत्री वगैरह बन जाए, लेकिन राज्य चलाने के लिए, राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो बौद्धिक ताकत होनी चाहिए, वो बौद्धिक ताकत का घोर अभाव है झारखंड सरकार के लिए। तो सर, अब अभी के पटन के बाद जो आपके जैसे का अनुभवी, समझदार, एजुकेटेड आदमी जो इस तरह का मुद्दा को लेकर, ज्वलंत मुद्दा को लेकर आप लोग चल पड़े हैं, इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जा पाइएगा सर? लड़ाई तो निर्णायक मोड़ पर है। लड़ाई कहाँ है? हम तो संविधान की लड़ाई, हम संविधान की बात रख रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के लिए इस संविधान में जो हमें आरक्षण मिला, जिसके बल पर हम जंगल पहाड़ों से निकलकर आपके सामने बैठे हैं और संविधान की बात को रख रहे हैं, हम तो संविधान की बात को रख रहे हैं। ये लड़ाई कहाँ है? माननीय संसद ने जो हमें अधिकार दिया अधिनियम बना करके, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हमने अधिनियम नहीं बनाया, हमने संविधान में नहीं लिखा कि यहाँ पंचायत नगर पालिका नहीं होंगे। तो जब ये व्यवस्था हमें संसद ने दिया है, ये हमें चाहिए। ठीक। अगर 19 मार्च का भी डेट पर डेट दिया जाएगा तो इसके लिए क्या आगे बढ़ना? तो 19 मार्च के बाद आपको जरूर बताएंगे कि अभी तो सरकार को जवाब देना है ना। आदिवासियों की सरकार है, आबुआ राज कहती है, संविधान दिखा करके, संविधान की शपथ खाकर सरकार सत्ता में आई है और आदिवासी मूलवासियों के हितों को ही अनदेखा करेगी, तो यह सरकार स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकती है कि वो कहाँ खड़ी है और हम आदिवासी मूलवासियों को कहाँ पहुँचाएंगे। अपना परिचय। मेरा परिचय विक्टर कुमार मालको, राष्ट्रीय संयोजक, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, झारखंड राज्य। आज SC/ST OBC का एक प्रतिनिधि मंडल का एक बैठक बुलाया था, किस मुद्दा को लेकर सर? देखिए, हमारे पास दो मुद्दा है। एक तो मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है पी पैसा एक्ट को लेकर के। पी पैसा एक्ट उस समय से दिया हुआ है जब 1992 में राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को एक लिए कानून बनाया था। उसके बाद 74वां संविधान में उन्होंने कहा कि इस देश में आदिवासी लोग जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हैं, तो उनका स्वामित्व लीगल तरीके से मिलना चाहिए, इसलिए उनको शेड्यूल एरिया में घोषित किया जाना चाहिए और उसके लिए अलग तरह का एक शासन होना चाहिए। और उसके बाद जो है 1996 में पार्लियामेंट में देश के समस्त लोगों ने एक कानून बनाया जिसको
प्रोविजन ऑफ पंचायत राज बोलते हैं, तो पी पेशा एक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन पी पेशा एक्ट के जब कानून लागू हुआ था उसमें 10 राज्यों से को घोषित किया गया था, जिसमें शेड्यूल एरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें आदिवासी और मूलवासी लोग ही वो ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ की खनिज संपदा पर और नियंत्रण रखेंगे और शासन करेंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि आज 25वां वर्ष होने चला, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार न तो राज्यों में लागू कर पाई है और न यहाँ पर कर पाई है। रहा झारखंड की बात, झारखंड में 28 वर्षों से आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने पी पेशा एक्ट को लेकर के कोर्ट में फाइल किए हुए थे, जिसको गत वर्ष जो है ये झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए सरकार को हिदायत दिया, डायरेक्शन दिया कि पी पेशा एक्ट के कानून को 2 महीना के अंदर ही लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने यह कहने से इसलिए रोक दिया कि अभी तुरंत जो है इलेक्शन हुआ है, कुछ समय चाहिए। लेकिन अब देखना है कि 19 मार्च का झारखंड उच्च न्यायालय में डेट है, उस तारीख को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल में क्या जवाब देती है। ऐसे हल्ला हो रहा है कि झारखंड में पी पेशा एक्ट को लेकर के ड्राफ्ट हुआ है। दूसरी मांग ये है कि पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एससी और एसटी के जातियों का उप वर्गीकरण किया जाए, जिससे ये पता चले कि किस जाति के लोग रिजर्वेशन के लायक हैं या नहीं। 1950 की लिस्ट को यदि लें तो पता चलेगा कि हमारे देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 1108 है, जो 28 राज्यों में है, और 22 राज्यों में अनुसूचित जाति है जिसकी संख्या सबकास्ट में 744 है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम झारखंड में लें तो झारखंड में आदिवासी की सबकास्ट की संख्या 32 है और अनुसूचित जाति की संख्या 22 है। तो 22 जातियों में एक जातीय संघर्ष इंटरनली लड़ाई हो जाएगा कि जैसे पासवान अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह डायरेक्शन दिया है कि राज्य सरकार खुद इसमें निर्णय ले और उसको सर्वे रिपोर्ट करके रिपोर्ट देना है कि यहाँ के किस जाति को रिजर्वेशन से निकाला जाए, क्रीमी लेयर में लाया जाए, किस जाति को निकाला जाए। इससे क्या होगा कि आपसी तनाव बढ़ने जा रहा है, जातीय संघर्ष होने की उम्मीदें की जा रही है और प्रशासनिक ढांचे में बहुत भारी बोझ बढ़ने जा रहा है। इसलिए हम लोग आज की बैठक में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधियों को बुलाए हैं ताकि हम लोग जो हैं इसका विरोध करें, चूंकि देश में पूरी तरह से विरोध होने जा रहा है जातीय उप वर्गीकरण के खिलाफ। सर, यहाँ पर यह है कि अभी आप बोल रहे हैं पी पेशा कानून के लेकर के, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर पी पेशा लागू हो जाता है तो चुनाव तो नहीं हो पाएगा, जो बिल्कुल चुनाव नहीं होगा नगर निगम का। और अभी जो पेपर में आया है कि मार्च के बाद मई जून तक का चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी करने रद्द हो जाएगी, तो इसके लेकर क्या बोलना चाहिए? उसमें देखिए, झारखंड में 13 राज्यों को अधिसूचित क्षेत्र में रखा गया है, तो 13 जिलों में बिल्कुल ग्राम सभा के माध्यम से ही ग्राम सभा ही मालिक होंगे और प्रशासनिक अधिकार उसके अंदर काम करेंगे। अगर चुनाव, तो उसके अंतर्गत पी पेशा एक्ट के अंतर्गत है कि चुनाव नहीं होना है, नगर निगम का चुनाव नहीं होना है ना, उसका उसके चुनाव होने हैं पंचायत राज्य का। अगर पी पेशा एक्ट लागू हो जाता है तो इन 13 राज्यों में शेड्यूल एरिया में खुद ग्राम सभा के माध्यम से सरकार नियंत्रित होगी। अपना परिचय? डॉक्टर सहदेव राम, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल फोरम ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।